पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय महाविद्यालय दौसा के एमकॉम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनल ईयर के छात्रों का इस क्लास में मैं एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सबको विदित है कि पिछले वीडियोस के माध्यम से मैंने आपको सार्वजनिक उपक्रमों के बारे में बताया कि सार्वजनिक उपक्रम क्या होते हैं, उनका क्या अर्थ है और सार्वजनिक उपक्रम की विशेषताओं की हमने चर्चा की। एक वीडियो के माध्यम से हमने ये भी चर्चा की कि सार्वजनिक उपक्रम और निजी उपक्रमों में क्या अंतर पाया जाता है, क्योंकि हम सब जानते हैं दोनों में अंतर है। तो क्या अंतर है इसको भी हमने विस्तार से देखा था। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सार्वजनिक उपक्रमों के महत्व के बारे में बताता हूँ कि सार्वजनिक उपक्रमों का क्या महत्व है। विद्यार्थियों, कोई भी अर्थव्यवस्था हो, समाजवादी अर्थव्यवस्था हो या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो, दोनों ही अर्थव्यवस्थाओं में हम कह सकते हैं कि लोक उपक्रमों का पर्याप्त महत्व होता है और लोक उपक्रमों के बगैर किसी भी अर्थव्यवस्था में, किसी भी समाज में व्यवसाय की कल्पना नहीं की जा सकती। अगर मैं ये कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लोक उपक्रम जो हैं वो देश की अर्थव्यवस्था एवं समाज दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। इनका देश की आर्थिक प्रगति में क्या योगदान है या समाज के प्रति क्या योगदान है, इसको हम जानने का प्रयास करते हैं। तो लोक उपक्रमों का क्या महत्व होता है, इसको हम दो भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। पहला, लोक उपक्रमों से आर्थिक लाभ क्या है और दूसरा, लोक उपक्रमों से सामाजिक लाभ क्या है। तो इस वीडियो के माध्यम से सर्वप्रथम मैं आपको लोक उपक्रमों से होने वाले आर्थिक लाभों की चर्चा प्रारंभ करता हूँ। लोक उपक्रमों से हमें क्या आर्थिक लाभ हो सकते हैं, उसमें पहला है तीव्र आर्थिक विकास। तीव्र आर्थिक विकास यदि किसी देश को करना है तो उस देश को अपने जनशक्ति या जनसाधनों तथा प्राकृतिक साधनों का तेजी से विकास करना होता है। इनके समुचित प्रयोग के द्वारा ही उत्पादन, रोजगार, आय व पूंजी निर्माण, बचत आदि में महत्वपूर्ण योगदान प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि लोक उपक्रमों के द्वारा देश का तीव्र आर्थिक विकास संभव हो सकता है। दूसरा, क्षेत्रीय संतुलित विकास। किसी भी देश के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि देश के सभी क्षेत्रों, सभी राज्यों का संतुलित आर्थिक विकास हो। यदि देश के समूचे क्षेत्र का संतुलित आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा तो वो किसी भी देश के लिए अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती। पिछड़े क्षेत्रों राज्यों में औद्योगिक दृष्टि से तीव्रता लाने के लिए हम कह सकते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग धंधे स्थापित करने के अधिक पूंजी का नियोजन करना पड़ता है और लाभ भी कम प्राप्त होता है। इसलिए आमतौर पर ये देखा गया है कि निजी क्षेत्र जो हैं वो ऐसे क्षेत्रों में उद्योग धंधे स्थापित करना उचित नहीं समझते जो आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं। तो सार्वजनिक उपक्रम क्या करते हैं? सार्वजनिक उपक्रम उन क्षेत्रों में जो कि आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनमें जाकर उद्योग धंधों की स्थापना करते हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि निजी उपक्रम क्यों नहीं करते, क्योंकि ऐसे उद्योग धंधे जो कि उन क्षेत्रों में खोले जाएं जो आर्थिक या सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा पूंजी का विनियोजन करना पड़ता है और उसमें लाभ का प्रतिशत भी कम हो जाता है, क्योंकि ये सार्वजनिक उद्योग हैं जो आम जनता की भलाई के लिए लगाए जाते हैं। इसलिए इनमें इन चीज़ों को कंसिडर नहीं किया जाता, बल्कि ये देखा जाता है कि जो क्षेत्र पिछड़े हुए हैं
जो राज्य पिछड़े हुए हैं उन राज्यों में उद्योग धंधों की स्थापना की जाए। तो देश का संतुलित औद्योगिक विकास यदि करना है तो राजकीय उपक्रम या सार्वजनिक उपक्रमों की महत्ता बढ़ जाती है। तीसरा है राजस्व में वृद्धि। अब प्रत्येक राष्ट्र को चलाने के लिए हम अच्छी तरह जानते हैं कि राजस्व की आवश्यकता पड़ती है, पैसे की आवश्यकता पड़ती है। अब हम कह सकते हैं कि इन उपक्रमों के माध्यम से सरकार को विभिन्न प्रकार के शुल्क, कर, चूंगियाँ, ब्याज, लाभांश इत्यादि के रूप में राजस्व प्राप्त होता है। तो बगैर राजस्व के तो कोई भी सरकार काम कर नहीं सकती। इसलिए हम कह सकते हैं कि सार्वजनिक उपक्रमों की महत्ता है, क्योंकि इनसे सरकार को लाभांश मिलता है, इनसे सरकार को ब्याज मिलता है, इनसे सरकार को कर या शुल्क के रूप में बहुत सी राशि प्राप्त होती है। लोक उपक्रमों का एक महत्व ये भी है कि इनसे सहायक उद्योगों का विकास होता है। सहायक उद्योगों का तात्पर्य सब्सिडरी उद्योगों से है। लोक उपक्रमों में सहायक उद्योगों को क्या करते हैं, वित्तीय सहायता देते हैं, तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं, बिक्री की गारंटी प्रदान कर उनका हौसला अफजाई करते हैं। इससे छोटे उद्यमों को राहत मिलती है और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन मिलता है। लोक उपक्रमों के कारण अनेक सहायक और पूरक उद्योगों का विकास भी हुआ है। अब सहायक उद्योगों का विकास कब होगा, जबकि लोक उपक्रम उनको वित्तीय या तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे, जो कि लोक उपक्रम सहायता प्रदान कर रहे हैं। ये उन उपक्रमों को, सहायक उपक्रमों को उनके उत्पाद की बिक्री की गारंटी भी देकर उनकी सहायता करते हैं। तो सहायक उद्योगों को प्रोत्साहित करने में भी लोक उपक्रमों का महत्व होता है। आधारभूत एवं बड़े उद्योग का विकास, ये भी एक महत्व का बिंदु है कि देश में आधारभूत एवं बड़े उद्योगों के विकास लोक उपक्रमों के द्वारा ही किया जा सकता है। किसी भी देश की जो आर्थिक प्रगति है वो किस पर निर्भर करती है, वो निर्भर करती है देश के आधारभूत एवं बड़े उद्योगों के विकास पर। आधारभूत उद्योग जैसे लौह एवं इस्पात उद्योग, रसायन उद्योग, रेल सड़क निर्माण, वायुसेना, हैवी इंजीनियरिंग, विद्युत परियोजनाएं, जलापूर्ति, मशीन निर्माण, खनिज उद्योग आदि। लेकिन ऐसे उद्योगों के विकास के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है तथा इनके द्वारा लाभ देने में समय भी अधिक लगता है। मतलब आधारभूत या बड़े उद्योग जो हैं, इसमें हम जानते हैं कि बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, बहुत पैसा लगाना पड़ता है और लाभ भी इसमें प्राप्त होता है, लेकिन तुलनात्मक रूप से लाभ प्राप्त करने की अवधि लंबी होती है। तो ऐसे उद्योग धंधे जो आधारभूत हैं, जिनको अभी मैंने आपको बताया, या जो बड़े उद्योग धंधे हैं, ये सरकार द्वारा ही स्थापित किए सकते हैं, क्योंकि सरकार के वित्तीय संसाधन ज़्यादा होते हैं और सरकार इनको आसानी से लगा सकती है। सार्वजनिक उपक्रमों का या लोक उपक्रमों का एक महत्व ये भी है कि ये निजी उपक्रम के दोषों को दूर कर देते हैं। अब निजी उपक्रम की यदि हम बात करें तो निजी उपक्रम में ऐसा नहीं कि सिर्फ दोष हैं, निजी उपक्रम के फ़ायदे भी बहुत हैं, जो कि अपन बाद में पढ़ेंगे। लेकिन निजी उपक्रम की बुराइयाँ भी हैं, दोष भी हैं। दोष क्या है? सबसे बड़ा दोष, जैसे इनमें मूल्य वृद्धि का ही रहता है। ये जब चाहे अपने उत्पादों का मूल्य बढ़ा देते हैं, किस्म में गिरावट कर देते हैं, माल में मिलावट, जमाखोरी, मुनाफाखोरी, दोषयुक्त मापतोल इत्यादि के द्वारा समाज का अहित करते हैं। लेकिन राजकीय उपक्रमों में इस प्रकार का दोष पाया नहीं जाता है। सार्वजनिक उपक्रमों का एक अन्य महत्व है मूल्य नियंत्रण में मदद प्रदान करना। अगर प्राइसेस स्टेबल है तो वो उपभोक्ताओं के लिए भी, समाज के लिए भी, राष्ट्र के लिए भी ठीक बात है। लेकिन यदि समाज में प्राइसेस अस्थिर हैं तो वो देश में रहने वाले लोग उन अस्थिरता का सामना करते हैं और परेशान होते हैं। राजकीय उपक्रम या सार्वजनिक उपक्रमों ने एक अच्छी बात है कि ये मूल्यों को स्थिर रखने में सहायता प्रदान करते हैं। जैसे विगत कुछ वर्षों में लौह इस्पात उद्योग
कि मूल्य नीति इसका एक ज्वलंत उदाहरण हो सकता है। इन्होंने खर्चों में लगातार वृद्धि होने के बावजूद भी अपने विक्रय मूल्य में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया है। तो मूल्य नियंत्रण से सरकार आम जनता को राहत दे सकती है। जैसे अभी हम देख रहे हैं वर्तमान समय में, मैं अभी लॉकडाउन पीरियड की बात कर रहा हूँ कि हम लॉकडाउन के दौर से गुजर रहे हैं। इस पीरियड में पूरे देश में एक चीज़ ने सबको परेशान करके रखा है, सबको झकझोर के रख दिया है, और वो है मूल्य वृद्धि पेट्रोलियम पदार्थों की। चाहे पेट्रोल हो चाहे डीजल, इनके दाम रोज़ बढ़ रहे हैं, चाहे वो 50 पैसे, चाहे 60 पैसे, चाहे 10 पैसे, लेकिन इनके मूल्यों में दैनिक रूप से वृद्धि हो रही है, जिसका असर आम उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है। उपभोक्ता ये चाहता है कि मूल्य स्थिरता रहे। ये मूल्य स्थिरता लोग उपक्रम आसानी से कर पाते हैं। ये बात अलग है कि पेट्रोलियम पदार्थों के संदर्भ में या लॉकडाउन की परिस्थितियों को देखते हुए अभी इनके मूल्यों में रोज़ाना वृद्धि हो रही है, लेकिन फिर भी अगर हम निजी क्षेत्र से तुलना करें तो तुलनात्मक रूप से लोक उपक्रम या सार्वजनिक उपक्रम मूल्यों को नियंत्रित करने में या स्थिर करने में सहायता प्रदान करते हैं। सार्वजनिक उपक्रमों का एक फ़ायदा ये भी है कि उनके द्वारा प्राकृतिक साधनों का उचित विदोहन होता है। अब प्राकृतिक साधन का मतलब ये है कि कोई भी देश हो, सभी देशों में आमतौर पर कोई ना कोई प्राकृतिक साधन पाए जाते हैं। जैसे यदि हम गल्फ़ कंट्रीज़ की बात करें तो गल्फ़ कंट्रीज़ में केवल और केवल मात्र ऑयल है और कुछ भी नहीं है, लेकिन वो ऑयल के बूते पूरे विश्व में राज करते हैं। तो इसी प्रकार से प्रत्येक देश में, हमारे भारत में भी बहुत से नदी घाटी परियोजनाएं हैं। हमारे देश में भूगर्भ संपत्ति का विदोहन होता है, खनिज तेल, तांबा इत्यादि है। तो इनका यदि समुचित विदोहन कराया जाए तो देश तरक्की कर सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र क्या करते हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन देश की वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कैसे करना है, कब करना है, वे अच्छी तरह जानते हैं। तो देश के प्राकृतिक संसाधनों का उचित विदोहन सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा किया जाता है, जिसके कारण से कि देश का आर्थिक विकास संभव होता है। एक और विशेषता है सार्वजनिक उपक्रमों की, और वह विशेषता है कि सरकार की नीतियों के क्रियान्वयन का साधन। सरकार की नीतियों के क्रियान्वयन का साधन का मतलब ये है कि सरकार, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन के लिए राजकीय उपक्रमों का होना आवश्यक है। जैसे हम देखते हैं कि सरकार, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई थी, और पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश के आर्थिक विकास को गति देने का प्रयास किया गया था। अब पंचवर्षीय योजनाओं में कभी हम आधारभूत उद्योगों को बढ़ावा देने की बात करते हैं, कभी हम लघु उद्योगों को बढ़ावा देने की बात करते हैं, कभी हम कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने की बात करते हैं। जो भी सरकार की नीति हो, चाहे भारी एवं बड़े औद्योगिक उत्पादों के संदर्भ में हो, चाहे छोटे और मझोले उद्योग के संदर्भ में हो, चाहे कृषि के संदर्भ में हो, ये सार्वजनिक उपक्रम क्या करते हैं कि सरकारी नीतियों का क्रियान्वयन करने में सहायक होते हैं। जैसा सरकार नीति बनाती है उसी हिसाब से ये अपने उपक्रमों की स्थापना करते हैं। एक लोक उपक्रमों का फायदा ये भी है कि ये बीमार मिलों की रक्षा करते हैं। बीमार मिलों से मतलब ये है कि यदि निजी क्षेत्र की कोई इकाइयाँ ऐसी हैं जो कि रुग्ण अवस्था में आ गई हैं, वित्त की कमी के कारण से या टेक्निकल नॉलेज की कमी से या किसी अन्य कारण से, तो ये इन बीमार इकाइयों को कई बार अडॉप्ट भी कर लेते हैं। कई बार उनको वित्तीय सहायता या तकनीकी सहायता उपलब्ध कराकर भी उनको जीवित रखने का प्रयास करते हैं। तो ऐसी इकाइयाँ, औद्योगिक इकाइयाँ जो रुग्ण हो चुकी, जो बीमार हो चुकी हैं, उनको किस प्रकार से रिवाइव किया जाए, कैसे उनको वापस उठाया जाए, इसके लिए सार्वजनिक उपक्रम बहुत प्रयास करते हैं। वित्तीय सहायता भी देते हैं तो तकनीकी सहायता भी प्रदान करते हैं। और कई बार ऐसा भी देखने में आया है कि ये बीमार उद्योगों को अधिग्रहण भी कर लेते हैं और अपने द्वारा उनको चलाते हैं। एक और फायदा लोक उपक्रमों का ये है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि होती है। लोक उपक्रमों के कारण से आपका जो इंटरनेशनल ट्रेड है
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसमें तीव्रता से वृद्धि होती है। वृद्धि क्यों होती है, इसका कारण ये है कि लोक उपक्रम जो होते हैं इनकी जो साख है, क्रेडिबिलिटी है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर टू निजी क्षेत्र। तो जब इनकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा है तो इनको अधिक साख हासिल होती है, जिसके कारण से विदेशों में इनकी पैठ होती है और ये अपना माल आसानी से बेच देते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हम सभी जानते हैं कि हर एक देश के लिए बेहद ज़रूरी है। बगैर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के हम विदेशी मुद्रा का अर्जन नहीं कर पाएंगे और देश को आत्मनिर्भर नहीं बना पाएंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि करने के लिए हमें राजकीय उपक्रम या सार्वजनिक उपक्रमों का सहारा लेना ही पड़ता है, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी निजी उद्यमों की तुलना में थोड़ी ज़्यादा होती है। एक फ़ायदा सार्वजनिक क्षेत्र का ये भी है कि सार्वजनिक क्षेत्र आर्थिक क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करते हैं। आर्थिक क्षेत्र में नेतृत्व का मतलब ये है कि वैसे तो निजी क्षेत्र भी कम नहीं है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जैसे रासायनिक उर्वरक या लौह एवं इस्पात उद्योग, इसमें आज भी सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्यम हैं वो निजी उद्यमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं और वो उनको नेतृत्व प्रदान करने का काम करते हैं। एक फ़ायदा और हमें देखने को मिलता है लोक उपक्रमों का, और वो है निजी एकाधिकार को समाप्त करना। एकाधिकार या मोनोपोली, जैसा कि हम सब भली भांति परिचित हैं इस टर्म से, किसी भी दिशा में अच्छा नहीं होता। एकाधिकारी प्रवृत्ति किसी भी देश, समाज या व्यापार के लिए ठीक नहीं है। तो अगर एकाधिकार होगा तो एकाधिकार के बहुत से दोष हैं, हम सब जानते हैं, उनको यहाँ गिनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एकाधिकार के दोषों को दूर करने के लिए ज़रूरी है कि कोई ना कोई प्रतिस्पर्धी खड़ा हो। और उस प्रतिस्पर्धी के रूप में हम कह सकते हैं कि सार्वजनिक उपक्रम या लोक उपक्रम आते हैं। लोक उपक्रमों के आने से थोड़ी प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, एकाधिकार का अंत होता है और अल्टीमेटली इसका फ़ायदा समाज को प्राप्त होता है, देश को प्राप्त होता है। एक फ़ायदा लोक उपक्रमों का और है, और वो है रोजगार के अवसरों में वृद्धि। जैसा कि हम सब जानते हैं कि देश में रोजगार की जो स्थितियां हैं दिनों दिन खराब हो रही हैं। रोजगार लोगों के पास न के बराबर है। यदि सार्वजनिक क्षेत्र की बात की जाए, गवर्नमेंट जॉब्स की बात की जाए, तो गवर्नमेंट में केवल मात्र 2% जॉब ही इंडिया में अवेलेबल है आज की तारीख में। आमतौर पर प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा जॉब उपलब्ध है। लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम लगाने का फ़ायदा ये होता है कि बहुत से लोगों को इसमें रोज़गार प्राप्त हो जाता है, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में क्या होता है कि बहुत पैसा विनियोजित होता है और बड़े पैमाने पर, क्योंकि पैसा लगा होता है तो बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है और बड़े पैमाने पर सारी क्रियाएं संचालित की जाती हैं, जिसमें बहुत से लोगों को अकोमोडेट किया जा सकता है। तो सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना करके एक सबसे बड़ा फ़ायदा हम रोज़गार का सृजन करने का कर सकते हैं। रोज़गार की समस्या हमारे देश में बड़ी विकट है और आज वर्तमान परिस्थिति में हम देख रहे हैं कि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, कोरोना काल से गुजर रहे हैं, ऐसे में अधिकांश व्यक्ति जो जॉब में भी थे, जो जॉब में ऑलरेडी थे, कहीं ना कहीं कार्य कर रहे थे, चाहे किसी भी रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे, उनके जॉब्स चले गए। बहुत से लोग इधर उधर घूम रहे हैं, अपने अपने घरों को चले गए, जॉबलेस हो गए। ये वर्तमान समय की सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या से निपटने के लिए सार्वजनिक उद्यम सबसे अच्छे हो सकते हैं। कारण क्या है कि छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं या निजी क्षेत्र के उद्योग होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगा होता, वो बड़े पैमाने पर रोज़गार उपलब्ध नहीं करा सकते। लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, जैसा मैंने पहले भी बताया, कि बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हैं, बड़े पैमाने पर विनिमय करते हैं। इसमें पूंजी का बहुत लार्ज स्केल पर विनियोजन किया जाता है, इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो इसमें लोगों की संख्या भी, काम करने वालों की ज़्यादा होती है, तो लोगों को रोज़गार भी प्राप्त होता है। और एक अंतिम फायदे के रूप में हम कह सकते हैं कि आधारभूत सुविधाएं प्रदान करना। लोक उपक्रमों ने देश में आधारभूत उद्योगों जैसे
लोहा, भारी मशीनों का निर्माण और जहाज़ों इत्यादि का निर्माण किया है। साथ ही विद्युत, सिंचाई की व्यवस्था, उर्वरक, यातायात साधन इत्यादि जुटाकर देश के आर्थिक विकास की नींव डाली है। तो आधारभूत सुविधाओं को प्रदान करने में भी हम कह सकते हैं कि लोक उपक्रमों का अहम योगदान है। तो विद्यार्थियों, ये कुछ फ़ायदे हैं जो कि लोक उपक्रम के हैं। मैंने आपको जैसा पहले बताया कि लोक उपक्रमों के महत्व को हम दो भागों में विभाजित कर अध्ययन कर सकते हैं। पहला कि लोक उपक्रमों के आर्थिक लाभ क्या हैं और लोक उपक्रमों के सामाजिक लाभ क्या हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको लोक उपक्रमों के आर्थिक लाभों के बारे में बताया है। सामाजिक लाभों की चर्चा हम दूसरे वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो आज का अपना ये भाषण मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आशा है आपको लोक उपक्रमों के आर्थिक महत्व समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।